अब हम स्टार्ट करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 1 से। अब यहाँ पे आपको पीटी के हिसाब से सिर्फ वही याद रखना है दैट दिस एक्ट केम इन फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930। पीटी में कभी कभी पूछ लेते हैं दैट व्हाट इज द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ कुछ डेफिनेशन याद रखनी है जिनको मैं हाईलाइट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डेफिनेशन ऑफ बायर। यहाँ पे लिखा हुआ है बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय गुड्स। यानी बायर के डेफिनेशन में हम दो टाइप के लोगों को इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट वो होंगे जिन्होंने एक्चुअली में गुड्स को खरीद लिए, यानी अगर फॉर एग्जांपल ए इज द सेलर एंड बी इज द बायर। अब यहाँ पे इफ देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट बी इज अ बायर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि ए बी को एक कार देगा, अभी एक्चुअली में कार ट्रांसफर बी को नहीं हुई है, लेकिन अभी सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं दैट बी इज अ बायर। अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दिस पर्सन विल आल्सो बी अ बायर बिकॉज यहाँ पे सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है। अब इसके बाद हमको देखना है क्लॉज 6 विच टॉक्स अबाउट फ्यूचर गुड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और रिक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो भी सेलर की पोजीशन में नहीं है, या तो सेलर इनको मैन्युफैक्चर करेगा अभी, या फिर सेलर इनको कहीं से लेके आएगा। अभी सेलर की शॉप पे या सेलर की पोजीशन पे ये गुड्स मौजूद नहीं है, इन गुड्स को हम बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। आपको याद रखना है कि फ्यूचर गुड्स जो है वो तभी एग्जिस्टेंस में आएंगे जब देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन सेलर एंड बायर, यानी जब सेलर और बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही फ्यूचर गुड्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आएंगे। अब हम आते हैं क्लॉज 7 के ऊपर। यहाँ पे हमको गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है। व्हाट विल बी गुड्स अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यहाँ पे गिवन है दैट द गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than the actionable claims and money, and includes stocks, shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। तो अब हमको याद रखना है कि गुड्स जो है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी ही हो सकती है। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम गुड्स की डेफिनेशन में लेके नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल लैंड हो गया या कोई भी और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, इनको हम गुड्स की डेफिनेशन में लेके नहीं आएंगे। एंड यहाँ पे क्लॉज 7 हमको बताया हुआ है दैट द एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी विल नॉट बी कंसीडर्ड एज गुड्स। अब एक्शनेबल क्लेम्स होते क्या हैं, इनको हम टीपीए में जाके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पीटी के हिसाब से ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज हमको दी हुई है दैट द टर्म गुड्स इंक्लूड्स स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। यानी यहाँ पे गिवन है कि गुड्स की डेफिनेशन में इन चीजों को भी हम इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इंक्लूड शब्द का यूज किया गया है। इसका ये मतलब है that this definition is not exhaustive। जहाँ पे भी आप देखोगे इंक्लूड शब्द का यूज किया हुआ है, इससे हमको समझ में आ जाएगा that this definition is not exhaustive, यानी किसी और आइटम को भी आप गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे गिवन है कि स्टॉक्स एंड शेयर्स को हम गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा हम ग्रोइंग क्रॉप्स को भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे, यानी अभी इन क्रॉप्स को काटा नहीं गया है, अभी दे आर ग्रोइंग इन नेचर, स्टिल इनको हम गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे बिकॉज इनको उगाने का पर्पस यही है कि जब इनका हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तब इनको काट दिया जाएगा। यानी क्रॉप्स को उगाने का मेन पर्पस यही है कि इनको हम मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे। And that is why even if they are not cut by the farmer, still they will be considered to be movable goods। And इसके बाद given है things attached to the earth which are agreed to be severed before sale। यानी for example एक tree हो गया, अभी ये attached to the earth है, अभी tree is attached to the earth, लेकिन for example this tree is on the land of A के लैंड के ऊपर ये ट्री उग रहा है। अब यहाँ पे ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इस ट्री के जो वुड्स हैं ये ए बी को बेच देगा। अब यहाँ पे इस ट्री को इसलिए उगाया जा रहा था सो दैट द वुड ऑफ द ट्री विल बी सोल्ड बाय द सेलर टू द बायर। इस ट्री को उगाने का पर्पस ही ये था कि इसके वुड को एक दिन बेच दिया जाएगा। एंड दैट इज व्हाई दिस ट्री विल बी सेड टू बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी
even if it is attached to the earth. अब यहाँ पे हम फ्रूट बियरिंग ट्रीज को इंक्लूड नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री. मैंगो ट्री विल नॉट बी कंसिडर टू बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज हम कभी भी इस ट्री की वुड को काटते नहीं है. इट विल ऑलवेज बी अटैच टू द अर्थ. इसके वुड को हम फर्नीचर के लिए यूज नहीं करते हैं. इस ट्री का मेन पर्पस है कि ये फ्रूट उगाएगा एंड इन फ्रूट्स को आगे जाके सेलर बायर को बेच देगा. एंड दैट इज व्हाई द फ्रूट बियरिंग ट्रीज will not be considered to be a movable property.